नमस्कार 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 बच्चों। तो कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। तो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं बायोलॉजी के इस बेहतरीन सीरीज में, जिसका हमने नाम रखा है बायो बेसिक विथ विशाल। और ये सीरीज का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि कोशिका क्या होते हैं, कोशिका के प्रकार को हमने डिस्कस किया था, कोशिकांग के बारे में डिस्कस किया था, कोशिकांग क्या होता है और कोशिकांग के प्रकार, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, पारगम्य झिल्ली क्या होता है, अपारगम्य झिल्ली क्या होता है। और आज के इस लेक्चर में बेसिकली हमने कोशिका के प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मेजर डिफरेंस क्या है। और पहली आपको एक बात बता दे, ये जो क्लास है, ऐसे तो हम लोग रोज प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव आते हैं साइंस का वीडियो लेकर, साइंस का लेक्चर लेकर, साइंस का क्लास लेकर। लेकिन आज किसी कारणवश ये क्लास थोड़ा लेट हो गया है, तो इसको आप एडजस्ट कीजिएगा और फिर हम लोग कल से शाम 7 बजे ही आपसे मिलेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखा जाए तो मेरे पास कोई स्लाइड है नहीं, पहले से कोई स्लाइड बना नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो भी हम आपको पढ़ाएंगे वह अपने हाथों से लिख कर पढ़ाएंगे, तो आपका पूरा ध्यान इस बोर्ड पे होना चाहिए। आइए आज की इस क्लास का हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। अगर आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को ध्यान से देखो, अगर आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को ध्यान से देखो तो आपको एक शब्द है जो कॉमन दिखाई दे रहा होगा दोनों में। देखो ध्यान से, जब दोनों शब्द को ध्यान से देखोगे तो आपको एक शब्द कॉमन दिखाई दे रहा होगा, वह है कैरियोटिक। वह शब्द है कैरियोटिक। अब ये कैरियोटिक का मतलब क्या है? ये जो कैरियोटिक शब्द है, ये एक शब्द से ओरिजिन हुआ है। इस शब्द का जो ओरिजिन है वह कैरियन से हुआ है, कैरियन। और इस कैरियन का इंग्लिश में मीनिंग होता है न्यूक्लियस, जिसे हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। बच्चा सभी देखेंगे बोर्ड पे, ये नहीं कि हम लिख रहे हैं तो आपका ध्यान कहीं और हो। आप सही बच्चे का पूरा ध्यान इस बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस क्लास में हम जानेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है, जीन क्या होते हैं, डीएनए क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होता है और क्रोमैटिड क्या होता है। ये आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं। तो इस दोनों में हम शब्द को कॉमन देखें तो है कैरियोटिक, और कैरियोटिक शब्द आया है कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। अर्थात हम केंद्रक के आधार पर कोशिका को बांट रहे हैं। एक को बोल रहे हैं प्रोकैरियोटिक और एक को बोल रहे हैं यूकैरियोटिक। यहाँ पे एक और शब्द आप ध्यान से देखो तो आपको एक और शब्द दिखाई दे रहा होगा जिसे आप बोलेंगे प्रो। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का इंग्लिश मीनिंग होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राचीन। इस प्रिमिटिव को आप फर्स्ट भी बोल सकते हो, मतलब पहले। आप एक नाम सुने होंगे पबजी। पबजी में आप अधिकतर इस शब्द को यूज करते हो कि वह प्रो प्लेयर है, प्रो प्लेयर है। प्रो प्लेयर करने का मतलब है वह पबजी बहुत पहले से खेल रहा है। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पहले, प्राचीन। और ऐसे ही हम यहाँ पे एक शब्द देखें यू, तो यू का मतलब होता है ट्रू। यू का इंग्लिश मीनिंग होता है ट्रू, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सच्चा। अगर हम सीधा से इस नाम से ही पता करें तो इसका मतलब ये है, ये पहले की कोशिका है और इसमें जो न्यूक्लियस होगा वह पूर्ण रूप से विकसित होगा। इसमें अगर एक बात बताओ, इस न्यूक्लियस का मेन क्या होता है, मतलब आइए हम इसको समझाते हैं। पहले इसका साइज हम छोटा करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं इस न्यूक्लियस का मतलब। देखो, एक न्यूक्लियस का आप नाम सुने हो। न्यूक्लियस जो है यह एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है, अर्थात कोशिकांग है, कोशिका के अंदर उपस्थित अंग है। दूसरा बात, अगर हम आपसे पूछें कि न्यूक्लियस के बाहर दोहरी झिल्ली संरचना होती है, सिंगल होती है, या फिर किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, झिल्ली रहित होता है, तो आप कमेंट करके बताओगे कि हमारा केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, या फिर झिल्ली रहित कोशिकांग है। जल्दी जल्दी कल के क्लास में हम जाने थे जो हमारा न्यूक्लियस है
वह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो ये हुआ इसका सिंगल झिल्ली, ये हुआ इसका दोहरी झिल्ली, इसको हम बोलते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। और इसी के अंदर हमारा अनुवांशिक पदार्थ, इसी के अंदर हमारा अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ किसके अंदर उपस्थित होता है? तो अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। और यही अनुवांशिक पदार्थ है जिसके कारण किसी बच्चे में उसके माता पिता का गुण आता है। ये पहले हम बता चुके हैं कि अनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या होता है। अनुवांशिक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है? तो अधिकांशतः अनुवांशिक पदार्थ, सभी अनुवांशिक पदार्थ नहीं। अगर आपको ये पता है कि अनुवांशिक पदार्थ केंद्रक के अलावा और कहां कहां उपस्थित होते हैं, तो आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये बात पता है कि अनुवांशिक पदार्थ केंद्रक के अलावा और कहां कहां स्थित होते हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में आप दीजिएगा। अनुवांशिक पदार्थ कहां उपस्थित होते हैं? तो अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं केंद्रक के अंदर। और ये जो आपको ये लेयर दिखाई दे रहा है, ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। और ऐसी संरचना जिसमें अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर हो, उस संरचना को हम लोग केंद्रक नाम दे देते हैं। केंद्रक क्या है? वैसी संरचना जिसमें अनुवांशिक पदार्थ डबल मेम्ब्रेन या झिल्ली से या केंद्रक झिल्ली से ढकी हुई हो, उस संरचना को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। अगर अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होगा, तो क्या उसे हम न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे? तो नहीं बोलेंगे। अगर यह अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, तो उसे हम लोग न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। उसे क्या बोलते हैं? अगर आप इसमें से रिमूव कर दो, क्या रिमूव कर दो? अगर आप इस संरचना में से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दो, तो जो संरचना प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ये कैसी बात है? आइए इस बात को हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो आपके समक्ष ये अनुवांशिक पदार्थ है, ये अनुवांशिक पदार्थ है, और ये जो हमारा रुमाल है, ये एक प्रकार का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अगर यह अनुवांशिक पदार्थ इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर है, तो इस संरचना को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। अगर यह अनुवांशिक पदार्थ इस संरचना से, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इस केंद्रक झिल्ली से कवर है, तो इस संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस संरचना को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस, केंद्रक। अगर इसपे से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, अगर इसपे से इस केंद्रक झिल्ली को हटा दे, तो ये खाली अनुवांशिक पदार्थ जो बच गया, इसे हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। क्लियर? एक बार फिर से, ये अनुवांशिक पदार्थ अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर है, अगर ये अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर है, तो इस संरचना को बोलेंगे न्यूक्लियस। और जैसे ही बाहर कपड़ा हटा दो, नंगा पुंगा कर दो अनुवांशिक पदार्थ को, अगर अनुवांशिक पदार्थ नंगा पुंगा हो गया, तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो एक बात बताओ, अगर जो पहले आया होगा, वैसा न्यूक्लियस जो पहले आया होगा, तो क्या वह कपड़ा पहन के आया होगा? पीके मूवी देखो, पीके में जो आमिर खान आता है, तो कपड़ा पहन के आता है क्या? नहीं। तो अगर पहले आया है, पहले मतलब प्रिमिटिव, प्राचीन समय में अगर इसमें न्यूक्लियस आया है, तो वह कपड़ा पहन के आएगा क्या? क्या वह केंद्रक झिल्ली लेकर आएगा? नहीं लेकर आएगा। तो अगर कपड़ा पहन के नहीं आया है, केवल अनुवांशिक पदार्थ लेकर आया है, तो वैसे चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो आप एक बात बताओ, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये कपड़ा पहना हुआ अनुवांशिक पदार्थ होगा? नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा, तो क्या इसके अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होगा?
नहीं होगा। तो क्या उपस्थित होगा? न्यूक्लियोइड उपस्थित होगा। अब ये न्यूक्लियोइड क्या होता है अभी तो बताएं कि अगर अनुवांशिक पदार्थ के ऊपर से इस कपड़ा को हटा दो, इस केंद्रक झिल्ली को हटा दो, तो जो संरचना प्राप्त होता है उसे ही हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। अगर आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आपको एक ही बात लिखना है। जो हमारे केमिस्ट्री वाले सर हैं अल्ताफ सर, अभी देखिए पिछले लेक्शन में हम लोग केमिस्ट्री को क्लियर किए हैं। अगर आप केमिस्ट्री के पूरी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिएगा, बेसिक से पढ़ाया गया है। और बेसिक इतना बेसिक पढ़ाया गया है कि केमिस्ट्री का कोई भी कंसेप्ट उस बेसिक में कवर किया गया है। और बहुत ही खूबसूरत तरीका से आपको केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसे पढ़ाया गया है। बस उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी है जो हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं आपके सामने। तो हमारे अल्ताफ सर जो कहते हैं हैशटैग मक्खन लिखेंगे, बस वही परंपरा को ये विशाल सर भी आगे बढ़ा रहे हैं। और आप भी अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो हैशटैग मक्खन लिखिएगा। हमें लगता है कि आज तक आप न्यूक्लियस का नाम सुने होंगे, लेकिन आज आपको फील आया होगा ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में क्या अंतर है। तो आप वीडियो को आराम आराम से देखिएगा और वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आइए इस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच हम मेजर डिफरेंस को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच क्या क्या डिफरेंस है, इसे हम देखते हैं। तो एक तरफ हम लिखते हैं प्रोकैरियोटिक, एक तरफ हम लिखते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या है प्रोकैरियोटिक? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक प्रकार है। प्रोकैरियोटिक की कोशिका है, चलो लिख ही देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है। ऐसे ही एक होता है यूकैरियोटिक। अब इसका शाब्दिक अर्थ आप समझ गए होंगे। यूकैरियोटिक अनुवांशिक पदार्थ के ऊपर भी हम आएंगे, अभी अनुवांशिक पदार्थ के ऊपर भी हम लोग आएंगे। यह है यूकैरियोटिक सेल। अब इसके बीच में अंतर क्या है आइए हम बताते हैं आपको। जो पहला अंतर है, क्या इसके अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होगा? नहीं होगा। तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोइड उपस्थित होगा। इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोइड उपस्थित होगा। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है अभी हम बताए हैं। और इसके अंदर क्या उपस्थित होगा? इसके अंदर जो होगा वह न्यूक्लियस उपस्थित होगा। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, न्यूक्लियस यानी केंद्रक उपस्थित होगा। ये पहला मेजर डिफरेंस है, ये पहला मेजर डिफरेंस है, पहली बात। दूसरा बात इसमें क्या याद रखना है? दूसरा बात आपको याद रखना है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग के बाहर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती है, किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। अर्थात कोशिकांग झिल्ली रहित होते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं? झिल्ली रहित होते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं? झिल्ली रहित होते हैं, झिल्ली रहित होते हैं। और दूसरा बात इसमें क्या रखते हैं भाई? यूकैरियोटिक है, बाद में आया होगा, कपड़ा पहन के आया होगा। तो कोशिकांग जो होंगे वह झिल्ली युक्त होगा। कोशिकांग क्या होगा? झिल्ली युक्त होगा। अब हम आपको बता रखे हैं कि कौन झिल्ली रहित होता है, कौन झिल्ली युक्त होता है। ये पिछले लेक्चर में हमने ये कवर कर लिया। कोशिकांग झिल्ली युक्त होंगे, ये हुआ दूसरा बात। तीसरा बात इसमें याद रखना है कि इसका जो डीएनए होगा वह सर्कुलर होगा। सर्कुलर का मतलब वृत्तीय जिसको हम बोलते हैं, वह सर्कुलर होगा। और दूसरा बात डबल स्टैंडर्ड होगा। आइए इसको हम लिख देते हैं, डबल स्टैंडर्ड। क्या मतलब होता है अभी बताते हैं हम आपको। डबल स्टैंडर्ड होगा। इसका जो डीएनए होगा यह लीनियर होगा। क्या सर्कुलर और लीनियर का मतलब होता है अभी बताएंगे। और यह भी डबल स्टैंडर्ड होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। ये हुआ डीएनए का बात, ठीक है। एक और मेजर डिफरेंस बता देते हैं। इसमें जो राइबोसोम होगा, राइबोसोम, इसमें राइबोसोम 70S होता है।
और इसमें जो राइबोसोम है, इसमें जो राइबोसोम है यह 80S होता है। आपसे क्वेश्चन है, कमेंट करके आप बताओगे, यहां पे जो आपको ये एस दिखाई दे रहा है, एस 70S, यहां पे जो दिखाई दे रहा है 80S, ये सब कोई नहीं आप पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो आपको कमेंट में बताना है इस एस का मतलब क्या होता है, इस एस का मतलब क्या होता है, इस एस का मतलब क्या होता है। एक और बात, एक और क्वेश्चन है, अगर आप दे सकते हो तो बताना, जरूर बताना। यहां पे आप जानते होंगे शायद कि ये जो 70S है ये 2 यूनिट के मिलने से बनता है, एक है 50S और एक है 30S। इसका जो बिग यूनिट है वह 50S और इसका जो स्मॉल यूनिट है वह है 30S। तो 50 और 30 तो 80 हो गया, तो ये 70S कैसे, इस बात का जवाब आपको कमेंट में बताना है कि ये 50S आखिरकार बताता क्या है, ये 30S आखिरकार बताता क्या है। वैसे ही ये जो है यह 60S और 40S के मिलने से बना है। तो आप बताओगे यहाँ पे 60S का मतलब क्या है, 40S का मतलब क्या है, ये बात आप बताओगे। तो अगर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्लियर है तो आप यहाँ पे हैशटैग मक्खन लिखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। मेजर डिफरेंस यही याद रखना है आपको, अगर अपने लेवल पे याद रखना तो ये याद रखना कि यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक उपस्थित होता है और इसमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे हम आपको इस केंद्रक के अंदर के आनुवांशिक पदार्थ के बारे में बताते हैं। ये है हमारा केंद्रक की बाहर की लेयर और ये है केंद्रक के अंदर की लेयर। ऐसे केंद्रक ऐसे होता नहीं है। एक बात बता दे, इस केंद्रक के अंदर, इस केंद्रक के बाहर जो ये लेयर है ना, ये कुछ इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है आइए हम आपको दिखा ही देते हैं, लेकिन इतना हम डीप में जाएंगे नहीं, इतना डीप में हम जाएंगे नहीं। यहां पे न्यूक्लियर पोर होता है जिसे आप केंद्रक छिद्र बोलते हो, इससे यहां पे न्यूक्लियर पोर होता है और ये केंद्रक कुछ इस प्रकार से होता है, यहां पे कुछ इस प्रकार से होता है, इसे न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और यहां पे एक प्रकार का गार्ड सेल पाया जाता है, गार्ड सेल, यहां पे एक प्रकार गार्ड है जिसे एनुलर प्रोटीन बोलते हैं, एनुलर प्रोटीन, इसको एनुलर प्रोटीन बोलते हैं हम लोग, ये गार्ड सेल। और यहां पे पाया जाता है न्यूक्लियर लेमिना जो इस न्यूक्लियस का बेसमेंट होता है। अगर इस न्यूक्लियर लेमिना को तोड़ दिया जाए तो ये न्यूक्लियस पूर्ण रूप से टूट जाएगा। तो ये बाद की बात है, ये बात आपको पता नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार न्यूक्लियस का बात चला है तो हम आपको बता दिए। चलिए आइए हटाइए इसको, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। उस आनुवांशिक पदार्थ का नाम है डीएनए, इस आनुवांशिक पदार्थ का नाम है डीएनए और इस डीएनए को का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होता है। अच्छा एक बात बता दे, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस को हम लोग सेल का, सेल अर्थात कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, इसको हिंदी में इंग्लिश बोलते हैं कंट्रोलिंग सेंटर, कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं। केंद्रक को क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं। नियंत्रण केंद्र ये कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं। एक और इसका नाम है, एक और नाम है इसी का, या कमांडर कोशिकांग भी कहते हैं। कोई पूछे कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र हम लोग न्यूक्लियस को बोलते हैं, या सेल का कमांडर सेल ऑर्गेनेल्स अर्थात कोशिकांग कौन है, कोशिकांग कौन है, तो आपको बताना न्यूक्लियस।
एक और बात, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि लिख लेना भाई, क्योंकि इसी के अंदर अधिकांशतः, एक शब्द है हाईलाइट करना, अधिकांशतः अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। अधिकांशतः अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। क्या सभी अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। तो फिर कहां कहां होते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ अनुवांशिक पदार्थ होते हैं और कुछ अनुवांशिक पदार्थ हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर होते हैं, इसलिए बोलते हैं कंट्रोलिंग सेंटर। अब ये अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक और बात आपको बता दें, ये जो हमारा सेल है, सेल और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, यह सेल और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। यह है हमारा सेल और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होता है डीएनए। और अगर एक सेल के अंदर के डीएनए का लेंथ का बात करें तो वह था 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। अर्थात डीएनए की लंबाई कितनी होती है? तो एक कोशिका के अंदर डीएनए का लंबाई 2.2 मीटर होता है, 2.2 मीटर होता है। और ऐसे ही मानव शरीर के अंदर, किसके अंदर? मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 100 ट्रिलियन, ट्रिलियन का मतलब होता है खरब, ट्रिलियन का मतलब होता है खरब, 100 खरब कोशिका उपस्थित होती है। कितनी होती है भाई? 100 खरब कोशिका, 100 खरब कोशिका उपस्थित होती है, 100 खरब कोशिका उपस्थित होती है। तो अगर एक कोशिका के अंदर डीएनए की लंबाई 2.2 है और ऐसे ही मानव शरीर के अंदर 100 खरब कोशिका उपस्थित होती है, तो मानव शरीर में डीएनए का लेंथ कितना होगा? तो मानव शरीर में डीएनए का लेंथ कितना होगा, आइए बताते हैं। तो जब एक कोशिका के अंदर 2.2 मीटर, तो 100 ट्रिलियन के अंदर कितना हो जाएगा? 100 ट्रिलियन के अंदर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22.2, नहीं 222। भाई मैथ मेरा थोड़ा कमजोर है, देख लेना यार। 222 ट्रिलियन, 222 ट्रिलियन मीटर, 222 ट्रिलियन मीटर लॉन्ग डीएनए। अर्थात मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर 5 फुट 6 इंच और उसके अंदर कोशिका डीएनए की लंबाई कितना है? तो 222 खरब मीटर लंबा डीएनए। अब सोचो हम अपना शरीर के अंदर के डीएनए को निकाले और इसको सीधा कर दे, क्या कर दे? सीधा कर दे। तो सीधा करने के बाद पता है कि हम कहां क्या कर सकते हैं? उतना अगर हमारी लंबाई हो जाए तो हम चांद को उठा के सूरज के पास रख देंगे। आज जुपिटर को उठा के कहां रखे? बताओ, कमेंट करके बताओ कहां रख दे। अर्थात हमने के शरीर के अंदर जो डीएनए है वह उतना लंबा होता है। तो एक बात बताओ, इतना छोटा शरीर में इतना बड़का डीएनए कैसे फिट हो जाता है? ये तो वही बात हो गई जो पतंग उड़ाने वाले ही जानते हैं। पतंग उड़ाए हो कभी? तो जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारा जो धागा होता है वह कितना मीटर का होता है? बहुत मीटर का होता है। और उसे हम इतने छोटे सा, अब उसको क्या बोलते हैं हम नहीं मालूम, हम कमेंट करके बता देना भाई, हम सीख जाएंगे। हम लोग तो छड़ी में ही लपेट लेते हैं। अब देख लेना आप, तो इतना छोटा हम लोग छड़ी में उतना बड़का धागा को कैसे सम्मिलित कर लेते हैं? तो लपेट कर, क्या कर कर? लपेट कर। वैसे ही इतना बड़ा डीएनए को हमने के शरीर के अंदर भगवान जी कैसे फिट कर दिए हैं? तो लपेट कर, क्या करके? लपेट करके। अब ये लपेटाता कैसे है? क्या छड़ी पर लपेटाता है? नहीं, उसके लिए हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हम लोग हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन के अंदर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब डीएनए लपेटा जाएगा तो उसी संरचना को हम लोग क्रोमैटिन बोल देते हैं। उसी संरचना को क्या बोल देते हैं? क्रोमैटिन। अगर ये डीएनए हिस्टोन के ऊपर रैप हो गया, लपेटा गया,
तो जो संरचना प्राप्त हुआ उसी को हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। और इस क्रोमैटिन को और कंडेंस फॉर्म में कर दें तो उस संरचना को हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम कब दिखाई ना देगा, कब दिखाई देगा, जब कोशिका विभाजन होगा तभी आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा। ठीक है। अब ये जीन क्या होता है, तो मानो ये डीएनए है, ये डीएनए है, तो डीएनए के ऊपर ये भी एक प्रकार का जीन हो सकता है, ये भी जीन हो सकता है। इसको जीन हम कब बोलेंगे, इसको जीन कब बोलेंगे, इसको जीन तबे बोलेंगे जब इससे आरएनए बन जाए। अगर इससे आरएनए बन रहा है तो इसको हम लोग जीन बोलेंगे। अगर इससे आरएनए नहीं बन रहा है तो ये जीन नहीं है। अर्थात डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा या खंड जीन कहलाता है जो क्रियात्मक हो, अर्थात आरएनए बना है। तो आज छोटा ही लेक्चर है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू है, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। तो आज का वीडियो जो है इतने पर, आज का जो क्लास है हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। जो हमारा अगला लेक्चर होगा, चौथा लेक्चर, इसमें हम लोग जीन, डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम के डिस्कस करेंगे और हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो मुश्किल से 1 से 2 क्लास और लेंगे हम, जिसमें बेसिक कवर हो जाएगा। और जो बेसिक बच जाएगा वो आपका चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब बात अगर हम यहाँ पे बता दें तो फिर क्लास का मजा ही नहीं रहेगा। तो कुछ बेसिक बात हम लोग ऐड करेंगे चैप्टर में। तो 2 लेक्चर और आएंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जैव प्रक्रम। तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।